सर, एचएम क्लास के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं पिछले क्लास में आपको बताया था किसी भी कंपटीशन के लिए क्या एलिजिबल है। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे परीक्षा की तैयारी करें। ये बताने का मतलब था, कुछ विद्यार्थियों ने मुझसे पूछा परीक्षा की तैयारी करने के लिए किसी भी परीक्षा की तैयारी करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी और कैसे तैयारी करें। इन सुझावों को देखते हुए हमने ये चीज़ को आज इस विषय को रखने का कोशिश किया, जिससे कि आपको ज़्यादा समझ में आ पाए और इससे आप तैयारी कर पाएँ। किसी भी तैयारी करने के लिए पहले से हमको कुछ चीज़ों की पता होनी चाहिए, कैसे हमें तैयारी करनी है, किस प्रकार करनी है और किस तरह से करनी है। अब देखेंगे जैसा कि नामदार ने कैसे परीक्षा की तैयारी करें, तो यहाँ पे सबसे बड़ा वर्ड आता है प्रतियोगिता। क्योंकि जितने भी कंपटीशन एग्जाम में अभी है वर्तमान में हो रही है, बिना प्रतियोगिता के आपको नौकरी नहीं मिलती है। तो और ये नौकरी होगी, आपका जन्म भी एक प्रतियोगिता से ही हुआ है। माने कि हमेशा हमें जीने मरने हर चीज़ काम करने के लिए प्रतियोगिता की आवश्यकता होती है। हंसने खेलने यहाँ तक कि बहुत चीज़ों के लिए प्रतियोगिता की आवश्यकता होती है। सबसे पहले प्रतियोगिता का मतलब समझें। प्रति जोड़ योग्यता। प्रति मतलब स्वयं, अयोग्यता यानी स्वयं की योग्यता। स्वयं की योग्यता ही सिद्ध करता है किसको? प्रतियोगिता को। अब देखिए कि सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जितने भी आदर्श पुरुष हुए हैं, यानी जितने भी आपके समाज में हैं आदर्श पुरुष हैं, आदर्श महान व्यक्ति हैं, उनकी खुद की प्रतियोगिता थी। वो किस रहते हुए तो समाज से वो अलग होकर एक नया पहचान बनाया। यानी प्रतियोगिता सब तभी होगी जब आप में स्वयं की प्रतियोगिता क्षमता पहचानने के नियम होनी चाहिए। तो इनके लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है और कैसे कैसे क्या होती है, इसके उपलक्ष्य में देखते हैं। मेरे हिसाब से प्रतियोगिता परीक्षा को निकालने के लिए आपके पास 3 चीज़ होना जरूरी है। सबसे पहला चीज़ समय। दूसरा, इसी समय के अंतराल में हम अनुभव लेंगे, और अनुभव किस रूप में लेंगे? लक्ष्य के रूप में। तभी मेरा ये परीक्षा कवर हो पाएगी और ये पूरा हो पाएगी। अब रही बात समय, जैसे मैंने बताया किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए आपका एज 18 से 40 साल होती है। ये कैटेगरी पिछले क्लास में हम लोग ने देखा था कि 18 से 40 एज किस किस कैटेगरी में कैसे कैसे होती है। और जैसे कि कुछ स्टूडेंट कमेंट्स में हमने पूछा था कि नेवी के लिए एलिजिबल एज क्या होती है। मैं कमेंट्स करके बता दिया था 17 साल से 22 ईयर तक का एज होता है। तो इन चीज़ों को हम लोग देखेंगे। 17 से 22 एज नेवी के लिए अगर नौकरी करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, उसके लिए एलिजिबिलिटी एज 17 से 22 साल होनी आवश्यक है। तो इस चीज़ को हम लोग देखें समय। तो समय यहाँ पर भी पाबंदी है। आप इतनी एज में कर सकते हैं, 65 साल की आयु तक, 60 साल तक की आयु तक की जॉब कर सकते हैं। यानी समय हमेशा हमारे लिए महत्व होता है। जब समय हमारे लिए महत्व होता है तो प्रतियोगिता परीक्षा जैसी आती है तो एक कड़ी यानी सबसे महत्वपूर्ण कड़ी क्या होती है? समय होती है। तो समय को हम लोग देखें कि समय सबको एक समान मिलती है, एक समान मिलती है समय, यानी 24 आवर्स, 24 घंटे सबको समान मिलती है। लेकिन 24 घंटे समान मिलती है एक मनुष्य के जीवन में, लेकिन इसको कैसे इसका अप्लाइंग करे, कैसे कार्य करे जैसे हो पाए। जैसे कि हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या क्या चीज़ जरूरी है। सबसे पहला सांस लेना एकदम आवश्यक है। सांस लेंगे तभी हम जिंदा रह पाएंगे। दूसरी बात भोजन, भोजन के साथ पानी भी टेस्ट कर दीजिए, जरूरी है। तीसरी चीज हमको क्या चाहिए? सोना। कि जो बॉडी थकेगा यानी मेहनत करेगा तो उसके साथ सोना भी जरूरत है। उसके बाद इन सभी चीज़ों को उपलब्ध के लिए भोजन आपको लेने के लिए आज के युग में खेती से जुड़ी हुई चीज़ होती है, लेकिन आप उसके लिए अर्न चाहिए। तो अर्न करने के लिए इस समाज में जॉब या बिजनेस करें। तो
हमारे समाज में एक उपलक्ष्य है कि गवर्नमेंट जॉब बहुत अच्छी जॉब होती है जिसमें आप देश की सेवा और खुद समाज की सेवा कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि हम लोगों को ये मुख्यतः रूप से भोजन सोना ये सब अपनी जगह पे है, लेकिन अभी हम लोग विद्यार्थी हैं। तो विद्यार्थी का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? कंपटीशन की तैयारी करने के लिए आपको समय समय के साथ अनुभव और लक्ष्य की प्राप्ति होते हुए, जैसे कि लक्ष्य क्या क्या होनी चाहिए, जैसे आपकी कोई कुछ हो या ना हो, आपका गवर्नमेंट जॉब लक्ष्य होना चाहिए, वो किसी प्रकार का भी हो, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी, एनीथिंग कुछ भी हो जो आप इसके एलिजिबल हैं, उसके हिसाब से ये आपका लक्ष्य होना चाहिए। तो लक्ष्य के हिसाब से आपको समय और उसके हिसाब से अनुभव करेंगे। तो समय किस रूप से, अगर 24 घंटा आपके पास है तो आप 6 से 8 घंटा सोएं। उसके बाद बचता है मेरे पास 18 से 16 घंटा टाइम बचता है। तो 18 से 16 घंटा टाइम बचता है, जिसमें आप 4 घंटा भोजन नहाने सुनाने के क्रम में निकाल दीजिए। फिर यहाँ पे बचता है आपके पास 14 से 12 घंटा बचता है। उसके बाद ये काम आप स्टडी में लगाइए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम में लगाइए, इसको लगाना होगा। ये डेली का रूटीन होना चाहिए। डेली का रूटीन आपको एक रूटीन बनानी होगी, कैसे कैसे क्या करें, कैसे कैसे क्या करें और कैसे कैसे क्या हमको करनी है जिससे मेरी तैयारी हो पाए। दूसरा शब्द आता है यहाँ पे समय, सॉरी अनुभव। तो अनुभव के लिए आप क्या करेंगे? जैसे ग्रुप ए के लिए आएंगे, इसमें आपको जीके, जीएस और मैथ, कुछ कंपटीशन में रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश की आवश्यकता होती है। तो इनके साथ हम ये काम करेंगे, अनुभव का काम। ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए मेरे पास जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश ये भी आता है। ग्रुप डी के साथ भी ये कंडीशन हो सकती है, लेकिन सबके लिए कैटेगरी अलग अलग है। यहाँ पे हम लोग मुख्यतः बात करेंगे रेलवे और एसएससी के और यूपीएससी बीपीएससी के लिए भी बात करेंगे। लेकिन अनुभव हमें कहाँ से मिलती है? अनुभव हमें घर से, पाठशाला से, विद्यालय से, कोचिंग संस्थान से, दोस्तों से, मीडिया हाउस से, पेपर से, हर जगह से अनुभव मिलती है। लेकिन कहा जाता है विद्यार्थी का सबसे अच्छा मित्र अनुभव होता है। वह अनुभव मित्र कहा जाए यानी किताब को कहा जाए। तो हम लोग किताब अनेकों प्रकार से भी मार्केट में ई बुक भी आता है और बुक भी आता है। ई बुक और बुक दोनों एक ही चीज है। ई बुक हमें मोबाइल पर नेट की दुविधा से हमको मिल जाता है, उसे हम ई बुक कहते हैं। बुक जो हम लोग परंपरागत बुक पढ़ते आए हैं वो हमारे लिए बुक होता है। अब रही बात, बुक जो हम लेंगे किसके आधार पर, किस सिलेबस के आधार पर लेंगे, उसके लिए हमको जानना जरूरी है। जैसे देख रहे हैं जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, ये सारी चीजें हमको पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? अनुभव लेने के लिए। क्यों अनुभव लेना है? लक्ष्य को पूरा करने के लिए। इस बात को हम लोग देखेंगे। कैसा लक्ष्य? गवर्नमेंट के ए बी सी डी किसी भी कैटेगरी के जॉब को ग्रहण करने के लिए, ये हमारी लक्ष्य है। अब चलिए हमें कि इस अनुभव को पूरा करने के लिए किस पाठ्यक्रम का सिलेबस लेना चाहिए, यानी सिलेबस किस पाठ्यक्रम का। तो पाठ्यक्रम किस क्रम का होना चाहिए, तो मैंने पिछले क्लास में थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश किया, लेकिन आज आपको बताते हैं। NCERT इस कंपटीशन के एग्जाम में से पूछा जाता है, इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आपका नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग। इससे इसका बुक आपको 6 to 12 लेवल तक की पढ़नी चाहिए। और ये आपके बुक जो रिसर्च सेंटर से उत्पन्न होती है, जो हमारे बिहार बोर्ड
सीबीएसई नवोदय विद्यालय के कुछ बुक्स में एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ाया जाता है, उसे हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। लेकिन साथ ही साथ मेरे पास एक बोर्ड और आता है, CBSEE, यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एग्जामिनेशन। ये दिल्ली करिकुलम का एग्जाम होता है। तीसरा बोर्ड मेरे पास होता है ICSE, इसको कहते हैं इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इंडियन सर्टिफिकेट सेकेंडरी एजुकेशन। तो ये 3 कैटेगरी का चीज मेरे पास पाठ्यक्रम का सिलेबस है, जिसे हमें देखना एकदम जरूरी है, जिसे हम तैयारी कर पाएँ। किसका? ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी का। यानी इन चीज़ों का हम लोग तैयारी कर पाएंगे। कैसे? इन पाठ्यक्रमों के सिलेबस से, यानी कि एनसीईआरटी, जैसे मैंने बताया, इनका फुल फॉर्म बताया, कंपटीशन में आपसे पूछा जाता है, ये बात आपको जाननी चाहिए। नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग, और इसी तरह सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड स्कूल एजुकेशन। तो इस चीज़ को आपको देखें। फिर आईसीएसई बोर्ड में यही होता है, इंडियन सर्टिफिकेट सेकेंडरी एग्जामिनेशन। कहीं कहीं आप इसको सुनेंगे, सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एग्जामिनेशन। तो इस चीज़ को हम लोग देखेंगे और समझेंगे। लेकिन समझने के लिए आपको किस रेलवे का भी अभी सिलेबस देखे होंगे आप, उसके एग्जाम में ये लिखा हुआ था कि आपको जो सिलेबस होगा वो ICSE बोर्ड के तहत से सिलेबस होगा। लेकिन प्राय करके जितने भी कंपटीशन होते हैं उनका सिलेबस NCERT के सिलेबस पैटर्न पर आधारित होता है। तो ये आप देखेंगे कि ग्रुप ए में, ग्रुप बी में, ग्रुप सी में, ग्रुप डी में, इस सारे एग्जाम में जीके जीएस एकदम अनिवार्य है। इस सब में जीके जीएस अनिवार्य है। मैथ भी लगभग में अनिवार्य होता है, मैथ में लगभग अनिवार्य होता है। रीजनिंग भी अनिवार्य होता है। इंग्लिश कुछ कुछ कैटेगरी में अनिवार्य होता है। हिंदी जितने भी स्टेट लेवल और यूपीएससी लेवल के एग्जाम में बैठेंगे वह हिंदी अनिवार्य विषय पास कोर्स होता है। हिंदी सब्जेक्ट होगी लेकिन पास होगी। जैसे बिहार सरकार में एग्जाम में बैठेंगे तो बिहार सरकार के एग्जाम में जो बिहार एसएससी का एग्जाम होती है, बीपीएससी की एग्जाम होती है, वहाँ एक पेपर आपको हिंदी की एग्जाम देनी होती है, जिसमें 33% मार्क्स लाना अनिवार्य होता है पास करने के लिए। यूपीएससी में भी एक पेपर हिंदी लिखनी होती है, इंग्लिश लिखनी होती है, लेकिन वहाँ पे कैटेगरी अलग अलग है। तो हम लोगों को मुख्य रूप से चर्चा जो एचएम क्लास के द्वारा बताया गया था कि आपको मैथ रीजनिंग की तैयारी कराई जाएगी, साथ ही साथ जीके जीएस की तैयारी करनी होगी। लेकिन आप सोच रहे होंगे सर जीके जीएस के बात कर रहे हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं, एनसीईआरटी के बारे में बात कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि जिस तरह हमारा शरीर मेरे शरीर में खाना जो मिलता है, जैसे भोजन में दाल मिलती है, चावल मिलती है, रोटी मिलती है, दूध मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि ये अलग अलग सेक्टर के द्वारा, अलग अलग तरीके के द्वारा, अलग अलग तरीकों के द्वारा हमारे सिस्टम में जो भी प्रोटीन, मिनरल्स वगैरह की ज़रूरत होती है, ये सारे इसी से प्राप्त होती है। उसी प्रकार कंपटीशन में ऑल सब्जेक्ट का ज्ञान होना, तभी हमें प्रतियोगिता परीक्षा यानी कंपटीशन में पास कराने के योग होंगे, यानी नौकरी के जॉब करने के योग हो गए। जैसे प्रकार से जैसे हमने समझाया आपको कि दाल चावल वगैरह की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार ये ज़रूरत होती है। एक चीज़ और जाननी चाहिए कि अगर आप खाली जीके जीएस पढ़िएगा तो वो भी आपको लॉस करेगी। कैसे? जैसे कि आपको सिर्फ चावल खिला दिया जाए, बाकी और मटेरियल नहीं दिया जाए तो आप बीमार पड़ जाएंगे। उसी प्रकार खाली मैथ पढ़ा दिया जाए, किसी एक चीज़ को खाली दाल खिलाया जाए तो उससे भी लॉस है। इसका मतलब हमको सभी रूप से समान रूप से पढ़नी है। जिस तरह से समान रूप से खाना डेली खाते हैं, यानी समान पोषक तत्व लेते हुए, उसी प्रकार जीके जीएस मैथ रीजनिंग हमको समान रूप से अच्छी तरह से पढ़नी होगी। अब रही बात, इस बात को आपको समझा रहे हैं और इसी चीज़ को हमने बताया। जैसे आपको 12 घंटे बचा हुआ समय था, इस 12 घंटे के समय को आपको स्टडी करनी थी। अगर 12 घंटे को समय को हम लोग 4 भाग में बांटे, 3-3 आवर का समय निकलता है। 3, 6, 3, 9, 3, 12। ये आप इसको मैथ बना लीजिए, ये इसको आप रीजनिंग बना लीजिए, इसको आप
जीए पेपर बना लीजिए। इसको आप हिंदी या इंग्लिश बना लीजिए, इंग्लिश बना लीजिए। ये 12 घंटे का काम है और इसी 12 घंटे के अंतर्गत डेली आपको एक टेस्ट देनी होगी, यानी कि प्रैक्टिस करनी होगी, अनुभव लेना होगा। पढ़ने के साथ साथ पढ़ाई के क्रम में भी अनुभव लेते हैं, लेकिन अनुभव को कितना ज्ञान प्राप्त हुआ इसके लिए आपको टेस्ट देना अनिवार्य है। टेस्ट इक्वल टू आपको पता होना चाहिए कि बेस्ट होता है। अगर अपने लाइफ में बेस्ट बनाना होगा तो सबसे पहले आपको टेस्ट देना होगा, तभी बेस्ट बनिएगा। तो बेस्ट पूरा करने के लिए आपको डेली अध्ययन करना होगा और उसके बाद डेली आपको टेस्ट देना होगा। टेस्ट किस रूप में देना है आपको? जिसका आपको लक्ष्य है, जैसे रेलवे का लक्ष्य है, एसएससी का लक्ष्य है, बीपीएससी का लक्ष्य है। जिस प्रकार का लक्ष्य है उस प्रकार का आप टेस्ट दें और उसके बाद आप लक्ष्य की ओर जाएंगे। अब रही बात अनुभव के साथ जीके जीएस के लिए कौन कौन सा बुक पढ़ें, कहाँ कहाँ से तैयारी हो, उसके लिए देखेंगे। क्या देखेंगे? तो यहाँ पर देखिएगा कि आप फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, बायो पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, पॉलिटिकल पढ़ते हैं, इकोनॉमिक पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं, ये सारा चीज, और इको, कंप्यूटर, ये सारा चीज आप अगर इस लेवल से पढ़ें तो मेरा मानना है किसी भी कंपटीशन में आप छूटेंगे नहीं, बहुत अच्छा रिजल्ट अपनाएंगे, बहुत अच्छा कुछ होगा जिससे आपका सारा तैयारी हो पाएगा। आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे हम इतना बात क्यों समझा रहे हैं। परीक्षा के लिए इन सबों चीज़ का बहुत ज़रूरी है। जैसा हमने बताया, परिपक्वता मतलब स्वयं की योग्यता। स्वयं की योग्यता किस पर निर्भर करती है? समय, अनुभव और लक्ष्य को लेते हुए तभी आप परिपक्वता कवर कर पाएंगे, परिपक्वता को अच्छे तरह से सम्मिलित कर पाएंगे, अपने अंदर उतार पाएंगे और उससे आपको सफलता मिलेगी। और जैसे मैंने आपको बताया कि 24 घंटा आवर को एक रूटीन बनाइए, रूटीन को फॉलो कीजिए। रूटीन को जितना ज़्यादा फॉलो करेंगे उसके हिसाब से ये काम होगी आपकी। 12 घंटा आप स्टडी करेंगे, 12 घंटा भी नहीं करते हैं तो कम से कम 8 घंटा आपको जरूर करनी होगी, 8 घंटा। क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी मजदूर हम लोग रखते हैं, अगर 8 घंटा उसे काम नहीं करता है तो हमें उसे मजदूरी देने में बहुत दर्द होता है कि मेरे यहाँ काम नहीं किया और उसे हम मजदूरी दे पा रहे हैं। अगर वही सोचिए कि आप अगर मजदूर हैं, अगर आप 8 घंटा कार्य नहीं करते हैं, क्या कोई आपको मजदूरी देगा या देंगे? तो इसका मतलब है कि हमको भी 8 घंटा अगर मजदूर करेंगे, भगवान चाहा और आप चाहें तो वैकेंसी के थ्रू से आप अच्छा जॉब प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आप 8 घंटा कंटिन्यू तैयारी करें। जैसे बेईमानी करेंगे, जितना ज़्यादा बेईमानी करेंगे उतना ज़्यादा समय आपको लगेगा। इसलिए बेईमानी से बचें, ईमानदार बनाएं। कहा जाता है कि इतना बेईमान से बेईमान व्यक्ति भी सामने वाला इंसान को हमेशा ईमानदार चुनता है। इसीलिए कहा जाता है अगर आपने लाइफ में आपको कुछ अच्छा करना है, कुछ अच्छा प्राप्त करना है तो आपको ईमानदार बननी चाहिए। जल की तरह, जल जिस मुंह में आया उस तरह बह जाता है। नदी में कोई वेग नहीं होता है, पृथ्वी घूर्णन गति से, हवाओं की दिशाओं से वो अपनी धाराओं को चेंज करती है। उसी प्रकार अपने लाइफ में जो आपने लक्ष्य लिया है उस धाराओं पर बहते जाइए और उस तरह से ये काम करते जाइए जिससे आपका रिजल्ट अच्छा खासा होते रहेगा और जिससे आपका बहुत अच्छा रिजल्ट हो जाएगा। बार बार मैंने कह रहा हूँ, जितना ज़्यादा अनुभव करेंगे, यानी किसी का कोई कहा जाता है किसी का सबसे अच्छा कोई मित्र है, वो मित्र क्या है? अनुभव है। दुनिया में सारे मित्र छोड़ जाएंगे लेकिन सबसे अच्छा मित्र आपके साथ रहेगा, वो है अनुभव। ये अनुभव यानी डेट मीन्स इसको कह देंगे हम लोग टेस्ट। जैसे आप पूरी कंपटीशन का एसएससी का बनाते हैं टेस्ट, रेलवे का टेस्ट बनाते हैं, सारे टेस्ट बनाते हैं, सारे चीज़ होता है। मैं एक चीज़ बता दूं कि HM क्लास के व्हाट्सएप पर जो नंबर आप देखते होंगे स्क्रीन पर सर्च करता है, उस पर डेली 26 तारीख से सुबह 7:30 बजे टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है, जिसमें कि एक लिंक दिया जाता है और उस लिंक के द्वारा आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। PDF मिलेगा, क्योंकि लॉकडाउन है,
यहाँ पर ऑफलाइन भी टेस्ट सीरीज चलती है 3 टाइम। मॉर्निंग में चलती थी 6 से 8, दिन में 11 से 1 और शाम में 5 से 6 टेस्ट सीरीज चलती थी ऑफलाइन। क्योंकि जितना ज़्यादा आप टेस्ट सीरीज मारेंगे, जितना ज़्यादा तैयारी करेंगे, उतना ज़्यादा आप लक्ष्य की ओर जाएंगे। तो आज मैंने देखा इस उपलक्ष्य में आप तैयारी करते हैं और करते हुए यहाँ पे करते हैं। जैसे कल हमने बताया था पिछले क्लास में आपको कि आज कल हम लोग को नंबर सिस्टम से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये मोटिवेशनल क्लास रखना ज़रूरी था, क्योंकि इसके थ्रू से हम लोग तैयार हो पाएंगे। बहुत सारे कार्य को हम लोग देखते हुए जितना ज़्यादा टेस्ट मारे, हम बार बार कह रहे हैं कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, टेस्ट इक्वल टू वेस्ट, यानी कि ये किस पर आधारित है? समय, अनुभव और लक्ष्य, तभी हमें प्रयोक्ता प्राप्त होगी। वे बात फिर से हम दोहरा रहे हैं कि समय, अनुभव और लक्ष्य को सम्मिलित करेंगे तो हमें प्रयोक्ता मिलेगी। प्रयोक्ता जैसे मिलेगी तो हमें गवर्नमेंट जॉब या जो भी सेक्टर आप सोचे हुए हैं वो आपको मिलेगी। इसीलिए आप इसको ध्यानपूर्वक देखें, सिलेबस को अच्छे से तैयारी करें, पढ़ने का तरीका चेंज करें और कैसे तैयारी करें, इस बात पे भी एक बार हम लोग चर्चा करेंगे, देखेंगे। एक सिंपल सा उदाहरण देते हैं। जैसे मैंने कहा रेलवे, बैंक और एसएससी, ये 3 टाइप का वैकेंसी। दूसरा डिफेंस, ये 4 टाइप का जॉब हमेशा हम लोग इस पे प्रोसेस करते हैं कि कैसे तैयारी हो पाए, कैसे क्या करें। तो डिफेंस में सबसे पहला नजदीकी चीज को हम लोग देख लें, आर्मी, एयरफोर्स, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, यानी ऐसा ही SI, SSC GD, इन सभी वैकेंसी के लिए आपका हाइट और SSC CPO तो इन सभी का हाइट मिनिमम 165 से लेकर 170 की हाइट वाले को हो जाता है। गर्ल्स 155 से 165 हाइट वाले को हो जाता है, यानी कि वुमेन का, ये बॉयज का। अब आर्मी में जाएंगे 170 जाएंगे, एयरफोर्स में जाएंगे तो 165 काम चलेगा, बिहार पुलिस 165 काम चलेगा, बिहार SI 165 जाएगा, GD 170 काम करेगा, CPO 170 काम करेगा। सबके लिए अलग अलग है। लेकिन अब आर्मी के एग्जाम में भी यहाँ पे भी टेस्ट होती है, आर्मी के एग्जाम में भी टेस्ट होती है, यहाँ पर भी टेस्ट होता है, एग्जाम में फिजिकल टेस्ट भी होता है, एग्जाम भी होता है। एयरफोर्स में भी होता है, बिहार पुलिस में होता है, बिहार SI GD में, सारे के में एग्जाम होती है, बिना एग्जाम का नहीं है। तो एग्जाम में यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं, इसमें मैथ आती है, फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री आती है, बायोलॉजी आता है, यानी कि रीजनिंग आता है किसी किसी एग्जाम में, रीजनिंग आती है, इंग्लिश, हिंदी, इन सारे चीज़ को एग्जाम में आता है। तो कहने का सेंस हुआ कि अगर डिफेंस में आपको जानी है तो ये चीज़ तैयारी होने के साथ साथ फिजिकल भी होना चाहिए, यानी कि आप लड़ना पावर, दौड़ने की पावर, यानी कि आप साथ ही साथ सब काम कीजिए। यानी कि हम खूब पढ़ लिए, एग्जाम निकाल लिए, दौड़ नहीं है तो चलेगा, खूब दौड़ लिए, तैयारी नहीं है तो भी चले जाएगा, नहीं। तो बैलेंस करते हो, जैसे मैंने खाना आपको बताया, सब चीज़ को मिलाकर और अच्छे से संतुलित आहार लेते हैं तभी मेरा स्वस्थ शरीर रहता है। उसी प्रकार इस मेरी कंपटीशन रूपी संतुलित आहार को हम लोग लेंगे, यानी सब्जेक्ट को, टोटल सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए। आप SSC को भी देखते हैं, यहाँ पर भी अलग अलग टाइप का वैकेंसी निकलता है, जैसे स्टोनो,
LDC, UDC, CGL, इन अनेकों प्रकार की वैकेंसी निकलती है। बैंक स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3, क्लर्क इत्यादि टाइप के वैकेंसी निकलती है। लेकिन बैंक का सिलेबस, इसके सिलेबस में थोड़ा सा अलग अलग कैटेगरी है। जैसे बैंक का पीटी एग्जाम आप देंगे, पहला टेस्ट मैथ, आपको रीजनिंग पूछा जाएगा। सेकंड में आपको मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश या हिंदी अरबी में और जीए पेपर, ये पूछा जाता है। और लास्ट में इंटरव्यू। इससे आप बैंक चले जा सकते हैं। बैंक IPS, IPBS या RRB एग्जाम कंडक्ट कराती है। SSC खुद से एग्जाम लेती है। SSC का खुद से एग्जाम लेने की सेंटर है। लेकिन बैंक, टोटल बैंक का एग्जाम लेने के लिए IPS और RRB बैंक लेती है, यानी ग्रामीण बैंक और IPS जो होती है बैंक लेती है। लेकिन चर्चा हम लोग करते हैं रेलवे पर। रेलवे में क्या क्या वैकेंसी होती है, क्या क्या पोस्ट के लिए, ये भी देखेंगे। रेलवे में सबसे ज्यादा रोजगार अगर कोई देती है तो ग्रुप डी देती है। ग्रुप डी सबसे ज्यादा वैकेंसी, रेलवे ग्रुप डी सबसे ज्यादा वैकेंसी देती है। तो ग्रुप डी अगर वैकेंसी देती है, इसके लिए एलिजिबल क्या चीज है, तो आप 10th पास प्लस ITI, 10th पास ITI, पहले सिर्फ 10th था, लेकिन अब इंक्लूडेड हो रही है ITI, हो सकती है नहीं भी हो सकती है, तो अगर होगी तो हम लोग देख लेंगे, लेकिन रहना चाहिए। उसके बाद ग्रुप सी है। ग्रुप सी में आपका NTPC का इंटर लेवल एग्जाम होता है। NTPC का 10+2 लेवल एग्जाम। उसके बाद ग्रेजुएशन लेवल में NTPC एग्जाम लेती है, जो कि आपका ASM, गुड्स गार्ड, यानी अनेकों प्रकार के B ग्रुप और कुछ C ग्रुप भी वैकेंसी एग्जाम लेती है NTPC, इसके तहत से जो ग्रेजुएट लेवल पे हो। साथ में साथ टेक्नीशियन ड्राइवर LP का एग्जाम, जो ग्रुप डी ग्रुप सी के बोनस में आता है, LP टेक्नीशियन, ये सारे एग्जाम होती है। लेकिन इसके सिलेबस क्या क्या होती है, इसको जाने। ग्रुप डी के लिए आपको मैथ एकदम पढ़ना अनिवार्य है, रीजनिंग एकदम पढ़ना अनिवार्य है। रीजनिंग पढ़ेंगे, मैथ पढ़ेंगे और जीए पेपर पढ़ेंगे, एकदम अनिवार्य है। तभी ग्रुप डी निकाल पाएंगे, तभी NTPC निकाल पाएंगे, तभी ASM निकाल पाएंगे। यानी तीनों वैकेंसी के लिए, यानी कि एक ही तरह का सिलेबस हम पढ़ लेंगे तो आराम से निकल पाएंगे। लेकिन जैसे टेक्नीशियन आता है तो एक प्लेटफॉर्म यहाँ पे टेक्नीशियन ऐड होता है और साइको ऐड होता है। साइको ऐड होता है, साइको यानी कि साइको मनोवृत्ति क्वेश्चन होता है, वो पूछा जाता है। तो इन सभी को हमने ये क्या देखा कि लगभग सभी में मैथ पूछा जाता है, सभी में रीजनिंग पूछा जाता है। तो मैथ और रीजनिंग क्यों न अच्छे से पढ़ लिया जाए, साथ में जीके जीएस वगैरह पढ़ लिया जाए, जो एक तैयारी हो पाए। अब मैं एक चीज़ कहूँगा कि अलग अलग तैयारी कभी ना करें, एक कॉमन तैयारी करें जिससे आप एलिजिबल हो पाएँ। मैथ ऐसा पढ़ें कि सभी एग्जाम में काम हो जाए। आप बैंकिंग को देखिएगा, कॉमर्शियल सेक्टर से ज़्यादा मैथ पूछा जाता है। SSC में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कॉमर्शियल, रेशियो प्रोपोर्शन पूछा जाता है, वर्क एंड टाइम पूछा जाता है, ज्योमेट्री सेक्शन से पूछा जाता है, सारे सेक्शन से पूछा जाता है। लेकिन यही हो कि बैंक में ज्योमेट्री सेक्शन थोड़ा कम आता है, कॉमर्शियल सेक्शन ज़्यादा होता है, न्यूमेरिकल पावर ज़्यादा होता है। और एक चीज़ मैं फिर से दोहरा देता हूँ और मैं आपको समझा देता हूँ अच्छे से, किसी भी कंपटीशन को अच्छा करने के लिए और अच्छा बनाने के लिए मैथमेटिक्स में न्यूमेरिकल पावर एकदम स्ट्रांग होना चाहिए, जिसका गुना भाग जोड़ घटाव बहुत अच्छा होता है। ये तभी अच्छा होगा जिसका प्रैक्टिस, अनुभव, धैर्य अच्छा होगा, तभी ये होने की क्षमता रहेगी। बात मेरी समझ पा रहे हैं, आपको क्या कह रहे हैं, ठीक है। कुछ आपको प्रॉब्लम होगी, लाइट वगैरह की प्रॉब्लम होगी
तो ये लॉकडाउन के कारण से बहुत ज़्यादा सामान हम लोग के पास उपलब्ध नहीं है, इलेक्ट्रिकल पार्ट, जिसके कारण से ये असुविधा होगी, इसके लिए खेद है। लेकिन लॉकडाउन के बाद ये सारा चीज़ अच्छा होगा। अब चलें इसको समझें। तो इस तरह का ये कैटेगरी है, इसको हम लोग समझ चुके हैं। क्योंकि एसएससी का सिलेबस क्या है, रेलवे का सिलेबस क्या है, जैसे कि बार रेलवे एसएससी में भी बात कर लेते हैं। इसमें एग्जाम जो पैटर्न होता है TR1, TR2, 1 और 2, पिछले क्लास में मैंने बताया था आपको बताया था कि इसमें मैथ पूछा जाता है, रीजनिंग पूछा जाता है, इंग्लिश पूछा जाता है और जीए पूछा जाता है। इसमें 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। TR2 किसी किसी एग्जाम में का कैटेगरी अलग अलग है। जैसे मैथ सीजन में पूछा जाएगा, 100 मैथ होगा और इंग्लिश आपका 200 क्वेश्चन होगा, ये आपसे पूछा जाएगा। ये आपका सिलेबस है, ये तरीका है। लेकिन साथ में देखिएगा कि बैंकिंग में भी मैथ और रीजनिंग का यहाँ कैटेगरी है, 35 इधर 35 इधर 70 होगा, लेकिन टाइमर इसके साथ लगा होता है। और यहाँ पर भी वही कंडीशन होता है। रेलवे में भी कभी मैथ 30 पूछ दिया जाता है, 25 पूछ दिया जाता है, कभी रीजनिंग 30 पूछ दिया जाता है, 25 पूछ दिया जाता है, जीके जीएस पूछ दिया जाता है, करंट अफेयर पूछ दिया जाता है। इसी को लिमिटेशन नहीं कि कितनी पूछी जाएगी, लेकिन जितनी भी ये रेलवे एग्जाम है ये टोटल साइंस बेस पे है, साइंस बेस पे है। तो साइंस आपका होना बहुत आवश्यकता होती है। फिजिक्स यहाँ भी मदद करेगा, केमिस्ट्री यहाँ भी मदद करेगा, बायोलॉजी यहाँ भी मदद करेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी यहाँ भी मदद करेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी यहाँ भी मदद करेगा भरपूर मात्रा में। ये सेक्टर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, यहाँ भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, यहाँ भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एकदम भरपूर मदद करेगा। यहाँ भी मैथ बहुत मदद करेगा, यहाँ भी मैथ बहुत मदद करेगा, यहाँ भी मैथ करेगा, रीजनिंग यहाँ भी रीजनिंग, चारों जगह मदद करेगी। इसलिए मैं कहता हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, जितने भी ऑल सब्जेक्ट है अपने डेली रूटीन में डेली हमें पढ़ना है, जिससे अच्छा तैयारी हो पाए। चलिए अब हम कुछ पढ़ाई की ओर चलते हैं।